हेलो प्यारी बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साइंटिस्ट गौतम अरोड़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर। बच्चों, क्या हाल है आप सबके? चल रही है ना पढ़ाई एकदम ज़ोरों और शोरों से? तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग का वीडियो नंबर 3, पार्ट नंबर 3। हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम मैटर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद सेकेंड वीडियो के अंदर स्टेट ऑफ मैटर को एकदम डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। आज है हमारा पार्ट नंबर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का, मैं बोल सकता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है हाउ मैटर कैन चेंज स्टेट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस पूरे पार्ट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तीसरा एग्जाम्पल ढेर सारे प्रोसेसेस जैसे कि फ्यूज़न, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो सारे ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। इनमें से एग्जाम में हमसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको आज हम इतनी आसानी से और मक्खन की तरीके से समझने वाले हैं ना कि आप लोग उसे चाह करके भी भूल नहीं पाओगे। आप भूलने की कोशिश करोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। इतने आसानी से और मक्खन तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो आ जाओ, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल की परंपरा कि हम पिछले क्लास का रिवीजन जरूर करते हैं। तो देख लो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। मैं वहाँ की शॉर्ट नोट की स्लाइड लेकर आ गया हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस के क्या क्या पैरामीटर्स थे। तो पहला था वॉल्यूम, दूसरा था शेप, तीसरा था रिजिडिटी। आप मुझे एक बार इसका ऑर्डर अपने मन में बोल के बताओ। रिजिडिटी का ऑर्डर मैक्सिमम किस में होती है? सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में और थर्ड नंबर पे गैस में। ठीक है। उसके बाद स्पेस बिटवीन पार्टिकल, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में मीडियम और गैसेस में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल की और उसके बाद गैस के पार्टिकल की। उसके बाद पार्टिकल्स का मोशन, सॉलिड का मिनिमम, उसके बाद गैस का और उसके बाद लिक्विड का मैक्सिमम। उसके बाद डिफ्यूजन का रेट, सॉलिड का मिनिमम, उसके बाद लिक्विड का और उसके बाद गैस का मैक्सिमम। इधर एक और बात लिख लेना बेटा, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड की मिनिमम या मैक्सिमम? बताओ, सॉलिड की कॉम्प्रेसिबिलिटी मिनिमम या मैक्सिमम? तो सॉलिड की कॉम्प्रेसिबिलिटी मिनिमम, उसके बाद लिक्विड की और उसके बाद गैस। क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी? कि हम किस तरह से फोर्स लगा करके पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो हम ये काम गैसेस में सबसे ज्यादा कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में सबसे कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था कॉम्प्रेसिबिलिटी का ऑर्डर। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। उसके बाद में हमने एलपीजी और सीएनजी के बारे में पढ़ा था। ये क्या था? ये ऐसी गैसेस थी जिनको हम कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पहली गैस का नाम एलपीजी का फुल फॉर्म हमने मन में बोलो एक बार। एलपीजी थी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका यूज क्या था? इसका यूज हम करते हैं व्हीकल्स के अंदर। दूसरा क्या था? सीएनजी, इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम करते हैं हमारे घरों के अंदर, खाना पकाने वाले सिलेंडर के अंदर। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर कितना मास आ सकता है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। और उसके बाद हमने देखा था टेम्परेचर चेंज होने वाले टेम्परेचर स्केल्स, जिसमें से पहला स्केल था सेल्सियस का स्केल और दूसरा स्केल था केल्विन का स्केल। बताओ, सेल्सियस स्केल की यूनिट क्या थी? यूनिट थी डिग्री सेल्सियस। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में टोटल कितने डिवीजन थे? 100 डिवीजन थे। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्केल के ऊपर। कौन सा था? केल्विन का स्केल था। बताओ, केल्विन का स्केल की यूनिट क्या थी? केल्विन थी। डिग्री केल्विन नहीं थी। ठीक है, सिर्फ केल्विन थी। केल्विन स्केल में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 273 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 373 केल्विन। केल्विन के स्केल में टोटल कितने डिवीजन थे? तो 100 डिवीजन थे, 273 से लेकर के 373 तक। ठीक है, ये सब कुछ याद है ना? उसके बाद हमने देखा था कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन है। तो बताओ रिलेशन क्या था? हमने बोलो क्या था रिलेशन? था कि डिग्री सेल्सियस था कि डिग्री 273 इज इक्वल टू केल्विन। सब कुछ याद आ गया ना? चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमको पढ़ना है हमारा एक प्यारा सा टॉपिक कि किस तरह से मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो देखो, मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है टोटल 2 तरीकों से, जिसमें से पहला तरीका तो ये है कि मैं उस मैटर का टेम्परेचर ही चेंज कर दूं। क्या करूं? मैं उस मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दूं। और दूसरा तरीका है कि मैं उस मैटर की स्टेट को चेंज कर दूं। क्या है तरीका? कि मैं उस मैटर की स्टेट को चेंज कर दूं। और इन दोनों ही तरीकों के बारे में आज हमें आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करनी है। तो आ जाओ, पहले तरीके से चालू करते हैं। उसके पहले हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल है साइंटिस्ट लेवल का सवाल कि आखिर ये मैटर अपनी स्टेट को चेंज ही क्यों करता है? ऐसा क्या कारण आन पड़ा कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है? तो देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सॉलिड, लिक्विड और गैस की इमेजेस को ध्यान से देखो।
सॉलिड के अंदर पार्टिकल एकदम पास पास चिपक के बैठे हुए हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल के बीच में थोड़ी ज़्यादा दूरी आ चुकी है, ये दूरियाँ, और गैसेस पार्टिकल में ये दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यानी कि अगर पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर दें तब हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और यही आज के हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेसिक है कि दूरियों को चेंज करो तो स्टेट चेंज हो जाएगी। क्या होगा? दूरियों को चेंज करो तो स्टेट चेंज हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट हमारे आज के इस क्लास का बेस है कि दूरियों को चेंज करो तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। क्या होगा? दूरियों को चेंज करने से मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल चेंजेस देन मैटर स्टेट विल चेंज, देन मैटर स्टेट विल चेंज, तब किसी भी मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। तो बेटा कोई भी मैटर अपनी स्टेट क्यों चेंज करता है? क्योंकि पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम अपना पहला पॉइंट, जो कि हम किस तरह से हम टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमको पढ़ना चाहिए पहला पॉइंट कि किस तरह से हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टेम्परेचर चेंज के जरिए मैटर की स्टेट चेंज करना। और उसके अंदर भी पहला पॉइंट क्या है कि किस तरह से हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अभी जाओ और फ्रिज में से बर्फ़ का एक पीस निकाल लो और उसको आप अपने पास में रख लो। थोड़ी देर के बाद में वो बर्फ़ का पीस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? बर्फ़ के पीस को हीट मिली, उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो बर्फ़ का पीस पानी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, व्हेन हीट गिवन टू आइस इट इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जब भी हम बर्फ को हीट देते हैं तब वो खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेती है। तो बेटा देखो, ये तो हम सबका देखा हो फिनोमेना है ना। ये तो एक सिंपल सी बात थी। आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने एक बात लिखी हुई है कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जिसके जरिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो देखो बेटा, टोटल मिला के 5 स्टेप हैं और वो 5 ही स्टेप को मैं आपको क्लास के अंदर ही याद करा देता हूँ आने वाले 2 मिनट के अंदर। तो देखो, पहला स्टेप तो ये है कि जब भी हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होता है? सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, समझ में आया ना कि सॉलिड के पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा देने पर उनके पार्टिकल के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरा स्टेप यह है कि जैसे इन पार्टिकल के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। इसका मतलब ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। पार्टिकल ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। अगला पॉइंट कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अब पार्टिकल की स्पीड बढ़ चुकी है और पार्टिकल्स को लगातार हीट मिलती जा रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी। हीट क्या कर देगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वो हीट पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी। और फोर्थ पॉइंट कुछ ऐसा आएगा कि जब वो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी, तब वो पार्टिकल उस पूरे सिस्टम को छोड़ करके हवा में फुर्र हो जाएगा। क्या होगा? हवा में फुर्र हो जाएगा। तो अगला पॉइंट ये रहेगा, द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो पार्टिकल एकदम खुल्लम खुल्ला होकर के घूमने लग जाएगा। और बेटा इस तरह से 5वीं और फाइनल स्टेप हमको मिल जाएगी कि जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो बेटा देखो, ये जो 5 स्टेट है ना, इसको हम क्लास के अंदर ही याद कर लेते हैं। जब मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अपनी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही याद करा दूंगा। आपको क्लास खत्म होने के बाद में कुछ भी वापस से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आराम से बैठना है और अपने मन में चीज़ों को रिकॉल करते जाना है। आपको सब कुछ अपने आप याद आता जाएगा। आपको कुछ भी कॉपी लेके बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस तरह से याद करवा दूंगा। तो देखो बताओ, पहला पॉइंट क्या था कि जैसे ही पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लग जाएगी। दूसरा स्टेप क्या था कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल के बीच की स्पीड भी बढ़ने लग जाएगी। पार्टिकल ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो पहला स्टेप काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, दूसरा स्टेप पार्टिकल की स्पीड बढ़ी। तीसरा स्टेप क्या था कि हीट इस तरह से बढ़ जाएगी कि वो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगी। तो हीट ओवरकम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या था कि जैसे ही वो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी तो पार्टिकल उस पूरे स्ट्रक्चर को एस्केप कर जाएगा, उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा। और पांचवा पॉइंट क्या था कि इस तरह से सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट हमको क्लास में ही याद हो गए। आप यहाँ पे बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली साइड पे मैंने इस पूरे प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बनाकर रखा हुआ है और आपको उस फ्लो चार्ट के जरिए भी मैं इस चीज़ को एक बार वापस से याद करवा देता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए जी, तो आ जाओ बेटा, अब हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये देख लेते हैं कि किस तरह से सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है।
तो देखो पहला पॉइंट क्या था, पार्टिकल को जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सेकंड स्टेप क्या था, मन में बोलो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स की स्पीड भी बढ़ जाती है। क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तीसरा स्टेप क्या था कि हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेती है, हीट ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ स्टेप क्या था कि जब हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है तब पार्टिकल उस पूरे स्ट्रक्चर को छोड़ करके एस्केप कर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल उस पूरे स्ट्रक्चर को छोड़ करके उस पूरे स्ट्रक्चर से एस्केप कर जाते हैं और फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या था, इस तरह से सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फेज इज अचीव्ड। तो देखो इस 5 पॉइंट के अंदर हम इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप बेटा इस पूरे फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी। और हमारे सामने है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले एक बार जो लिखा हुआ है इसे छोड़ देते हैं और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो देखो हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक बात है। तो मुझे बताओ, देखो टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो पॉइंट, टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या यहाँ पर कोई कंडीशन भी है, तो यस यहाँ पर एक कंडीशन भी अप्लाई होती है कि मेल्टिंग पॉइंट को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट पर ही मेजर कर सकते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो देखो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एक एटमॉस्फेयर का। अब अगर हम इस प्रेशर को चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, तब मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर भी असर आएगा। किस तरह से असर आएगा कि अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पार्टिकल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और इस तरह से पार्टिकल को अगर एक दूसरे से अलग अलग होना है तो उनको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और अगर ज़्यादा हीट देनी पड़ गई तो पार्टिकल्स का मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा, उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, यानी कि अब वो ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है, तो बहुत कम हीट देने पर ही पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देने पर मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देने पर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। आओ अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाट इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखो फर्क कुछ इस तरह से पड़ेगा कि इफ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एंड इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, तब मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप ये बात समझे ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी। और आगे है हमारे सामने एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डैश। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको खोलनी पड़ेगी एनसीईआरटी। एक काम करो, एनसीईआरटी का पेज नंबर 7 खोलो। एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 खोलो, और पेज नंबर 7 पे बिल्कुल नीचे नीचे नोट करके एक बात लिखी हुई है। उस नोट की बात की पहली लाइन में आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273 पॉइंट, बोलो बोलो, 0.15 केल्विन। क्या लिखा हुआ है, 273.15 केल्विन। वैसे हम कैलकुलेशन करने के लिए इसको 273 ही मेजर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया गया तो आपको वहाँ लिखना चाहिए 273.15 केल्विन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 273.15 केल्विन। ठीक है बेटा, आपने देखा ना यहाँ पे आंसर। चलो अब हम आगे मूव कर जाते हैं। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी अब हम आगे मूव कर जाते हैं। और आगे देखिए एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। यानी कि पार्टिकल के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमको पता चलता है उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट देख करके। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको अलग अलग मैटर लिख दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि अरेंज दीज मैटर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। तो आपको बेटा मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से वहाँ पर अपना आंसर लिख देना है। तो बेटा यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बेटा, आपने देख लिया इसका आंसर। चलिए अब हम आगे मूव कर जाते हैं। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी। देखो आगे लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी बात और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें बच्चों को अक्सर डाउट आता है। क्या लिखी हुई है कि द ऑन मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर नॉट चेंज ओनली फेस चेंज। यानी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ फेस का चेंज होता है। तो देखो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है ना, इसको मैं समझाता हूँ एक स्केल के थ्रू। इस स्केल के ऊपर आप 4 पॉइंट को अज्यूम कीजिए, 1, 2, 3 और 4। ये वो 4 पॉइंट है जिसको हमें खास ध्यान देना है। अब देखो इन 4 पॉइंट का क्या टेम्परेचर है मैंने वो लिख दिया है। पहले का -10 है, दूसरे का 0, तीसरे का 0 और चौथे का है +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
इन टेम्परेचर्स के ऊपर वाटर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया। देखो -10 पे प्रेजेंट है आइस की फॉर्म में, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बार प्रेजेंट है आइस की फॉर्म में और दूसरी बार प्रेजेंट है वाटर की फॉर्म में, और 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट है वाटर की फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को 2 फॉर्म में क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आ जाओ इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पानी -10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर प्रेजेंट है। अब मैं इस आइस को गर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ। -10 से -9, -8, -7 ऐसे करते करते पानी पहुँच चुका है -1 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद में 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच चुका है, यानी कि फिलहाल आइस प्रेजेंट है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब अगर मैं इस आइस को और हीट देता हूँ, इस आइस को और गर्म करता हूँ, तो मुझे देखने को मिलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, 0 से 1 पर नहीं जा रहा है। उसकी जगह पर अब यहाँ पर आइस खुद को वाटर में कन्वर्ट कर रही है। ये देखो, इस जगह पर आइस खुद को वाटर में कन्वर्ट कर रही है, और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद में इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है 0 से 1, 1 से 2 ऐसे करते करते +10 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यहाँ बीच में जो हुआ है वो हमारे लिए जानने की बात है कि सबसे पहले आइस पहुंची 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसने खुद को पानी में कन्वर्ट किया और उसके बाद में पानी का टेम्परेचर बढ़ने लग गया। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर तो आइस भी प्रेजेंट है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी प्रेजेंट है, और जो मैंने हीट दी वो हीट आखिर गई कहाँ पर? तो वो हीट गई इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि वो हीट फेस को चेंज करने के लिए काम में आई। उस हीट को मैंने मेजर नहीं किया है, वो हीट ने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया है, वो हीट छुपी हुई हीट है, और छुपी हुई हीट को साइंस में बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो देखो यहाँ पर जो हीट काम में आई है वो है लेटेंट हीट। और क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस फ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है, इसीलिए इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो छुपी हुई हीट देनी पड़ी है उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको यहाँ पर जो पिंक एरो दिख रहा है ना, ये पिंक एरो ही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और मैंने इसको एकदम सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सकता था उतने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। वो छुपी हुई हीट जो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, फेस चेंज करने के लिए काम में आती है। समझ में आया बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के अंदर बोल्ड लेटर के अंदर लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? यानी कि तब वो हीट एनर्जी कहाँ चली गई? तो बेटा देखो, अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि वो हीट खर्च हुई है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और उस मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए उस हीट को स्पेंड किया गया है। When solid melts, the energy is used in changing phase of solid into liquid। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया ना कि वो हीट कहाँ पे खर्च हुई है? वो हीट उस मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए खर्च की गई है। आप यहाँ पे बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी। तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। बेटा आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो बेटा आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आइए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले हम। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट? ऑप्शन ए पढ़ते हैं, एट मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट ओनली। मेल्टिंग पॉइंट पर क्या सब्सटेंस सिर्फ सॉलिड स्टेट में मिलता है? नहीं बेटा, ये आंसर तो रॉन्ग है। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? एट मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? इन लिक्विड ओनली, नहीं गलत। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? इन गैस ओनली, नहीं गलत। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? इन बोथ लिक्विड एंड गैस, नहीं बेटा गलत। ऑप्शन नंबर ई में क्या लिखा हुआ है? इन बोथ सॉलिड एंड गैस, नहीं बेटा गलत। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर एफ, इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों में मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एफ। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया नहीं बात? चलिए अब हम आगे मूव कर जाते हैं। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी, अब हम देख लेते हैं लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, लेटेंट हीट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वो हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि वो हीट जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल में ली गई है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है बेटा? फ्यूजन उस प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। और देखो यहाँ पर दो कंडीशन और लिखी हुई है, पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट पर। तो देखो, पहली बात तुमको ये पता है कि फेस का चेंज, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ही होता है, पहली बात क्लियर। और दूसरा लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने से लेटेंट हीट भी बढ़ जाएगी
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घटने से लेटेंट हीट भी कम हो जाएगी। समझे बेटा आप इस बात को? आप यहाँ पे बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी। तो बेटा हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करेंगे और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। करा बेटा आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले हम। पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज। तो बेटा ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टिकल 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, जबकि वो पार्टिकल जो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट है लेकिन सॉलिड है उनके अंदर कम एनर्जी होती है। तो बेटा इसका आंसर है कि जो पार्टिकल्स 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी ऑब्जॉर्व किया है और इसीलिए वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, वाटर पार्टिकल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। नहीं बेटा, रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, आइस हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, वाटर पार्टिकल्स बाय ऑब्जॉर्विंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हैज़ हायर एनर्जी। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वाटर पार्टिकल्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऑब्जर्व करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी, हमको नहीं पता, हमसे मत पूछो। रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए जी। तो बेटा यहाँ पर हमने अपना पहला स्मॉल सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप कि किस तरह से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं तो यस, हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। अब बस वो पिछले वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है, बस एक दो जगह पर नाम चेंज हो जाएंगे। आओ देखो स्टार्ट करते हैं कि द लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये तो अभी अभी हम पढ़ कर रहे हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब भी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर हमको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तब भी हमको उसका टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ेगा। भाई बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करना है तो उसको गर्म करो, और पानी को अगर भाप में कन्वर्ट करना है तो उसको और गर्म करो। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाले हैं अब सारे। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हीट गिवन टू वाटर विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स, यानी कि पानी भाप में बदल जाता है जब हम उसको उबाल देते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है बेटा, सिंपल सी बात लिखी हुई है। तो बेटा आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी। आगे हम देख लेते हैं वेपोराइजेशन का प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या होता है? तो देखो, वेपोराइजेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड वेपोराइजेशन प्रोसेस, यानी कि पानी को भाप बना दो, वेपोराइजेशन का प्रोसेस है। एग्जाम्पल देखो, फॉर वाटर एट लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू वेपर फेज एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर इस टाइमलाइन को मेंशन करते हुए बताना है कि यहाँ पर केल्विन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बेटा, आपको बताना है कि केल्विन की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो फिलहाल हम वेपोराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। वो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन का प्रोसेस। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी। और आगे हमारे सामने आ चुका है मेल्टिंग पॉइंट का सगा भाई बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बिल्कुल कॉन्सेप्ट अब रिपीट होने वाले हैं। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले एक बार इसको मत पढ़ो, पहले मेरी बात सुनो। वो टेम्परेचर का पॉइंट जिसके ऊपर लिक्विड खुद को गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बेटा यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी? तो कंडीशन ये है कि सारा तामझाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। बेटा आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन बैंक कहाँ पर अवेलेबल है? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन बैंक की PDF लिंक दे दी गई है। आप लोग उस PDF लिंक पर जाकर के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। उस PDF में टोटल 50 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फाइनल स्कोर भी बताना है। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ जाते हैं हमारे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। और आगे मैंने लिखी हुई है एक बात जो कि लिखी हुई है ब्लू कलर की हेडिंग के अंदर कि बॉइलिंग इज एन बल्क फिनोमिना। इसका क्या मतलब होता है? तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, जब भी हम किसी को उबालना चालू करते हैं, तब उस लिक्विड का हर एक पार्टिकल हीट को ऑब्जॉर्व करके खुद को वेपर फेज में कन्वर्ट करता है। इस चीज़ को बोलते हैं बल्क फिनोमिना। जबकि आगे हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन एक बल्क फिनोमिना नहीं है। तो इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है ये आपको पता चलने वाला है अगले वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, द बॉइलिंग इज एन बल्क फिनोमिना, इसका क्या मतलब है?
दैट मीन्स कंप्लीट वाटर गेन इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वेपर फेस, यानी कि वाटर के सारे मॉलिक्यूल, सारे पार्टिकल्स इनफ एनर्जी को ऑब्जर्व करके खुद को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए बॉइलिंग को बोलते हैं बल्क फिनोमिना। फिर मैंने लिखी हुई एक बात कि अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम चेंज कर दें तब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा ये बात हम अभी पढ़कर आ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी। आगे लिखी हुई एक इंपॉर्टेंट बात कि ऑन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर नॉट चेंज, ओनली फेज चेंज। देखो बेटा कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट कर रहे हैं, अभी हम पहले पढ़कर आ चुके हैं कि ऑन मेल्टिंग पॉइंट ओनली फेज चेंज, टेम्परेचर नॉट चेंज। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर वापस से रिपीट होगा कि ऑन बॉइलिंग पॉइंट ओनली फेज चेंज, टेम्परेचर नॉट चेंज। तो इसको समझाने के लिए मैं उसी स्केल को वापस से एक बार यूज़ करता हूँ और उसी पर वापस से वही 4 पॉइंट बना देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। लेकिन इस बार टेम्परेचर थोड़े अलग है, ध्यान से देखो। इस बार टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, अगेन 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, आपने देखे ना एक बार। और देखो इन टेम्परेचर्स पर वाटर कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, मैंने ये भी लिख दिया है। 60 डिग्री सेल्सियस पर है वाटर लिक्विड की फॉर्म में, 100 डिग्री पर पहले वाटर है लिक्विड की फॉर्म में और उसके बाद में वाटर है वेपर फेस की फॉर्म में, और 120 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर की फॉर्म में हमें देखने को ही मिलता है। ठीक है, आ जाओ अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि पानी फिलहाल 60 डिग्री सेल्सियस लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है और मैं उस पानी को उबालना चालू करता हूँ। चालू कर दिया मैंने गैस। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। रुको ज़रा, सब्र करो। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर मैं पानी को और हीट देता जा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा वाटर खुद को वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहा है। वो पूरा का पूरा वाटर खुद को वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहा है। फेज चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रहा है, और एक बार स्टेट चेंज हो गई उसके बाद में वो वाटर अपना टेम्परेचर फिर से बढ़ाना चालू करता है। क्या होता है, वो वेपर्स फिर से अपना टेम्परेचर बढ़ाना चालू करती हैं 100 से 101, 102, ऐसे करते करते वेपर्स 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुंच जाती है। यानी कि यहाँ बीच में कुछ खास हुआ है, बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि फेज तो चेंज हुआ है लेकिन टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ। तो वह एनर्जी कौन सी थी, वो एनर्जी थी छुपी हुई एनर्जी, छुपी हुई हीट। उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और इस प्रोसेस का नाम क्या था, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, वेपराइजेशन का प्रोसेस। तो इस हीट का नाम क्या रखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया अच्छे से, ये हीट का नाम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आ जाओ अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस। सिर्फ नाम बदले हैं, कॉन्सेप्ट वही का वही जो भी हम पढ़कर आ चुके हैं। 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, दो कंडीशन, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया ना बेटा कि यानी हीट का वो अमाउंट जो कि 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सी बात थी, कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी। और हमारे सामने मैं लेके आ चुका हूँ एनसीईआरटी का एक फ्लो चार्ट, जिसमें हमको बता रखा है कि सॉलिड को आप गर्म करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को आप और गर्म करो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब फिर आप गैस को प्यार से ठंडा कर दो तो फिर वो खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगी, और लिक्विड को थोड़ा सा और ठंडा कर लो तो वो खुद को बर्फ़ में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है बेटा, तो कोई एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है, इसमें से वो बीच में से कोई भी एक जगह को रब करके पूछ सकते हैं, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हीट करें या कोल्ड करें। ठीक है बेटा, बस इस पर यही क्वेश्चन बन सकता है। देख लिया आपने इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी। तो देखिए बेटा, अब हम समझते हैं दो और प्रोसेस के बारे में, जिसमें से पहला है सब्लिमेशन और दूसरा है डिपोजिशन का प्रोसेस। आ जाओ एक एक करके इन दोनों प्रोसेस को आराम से समझते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। आप सब ने अपने घर के अंदर नेफ्थलीन की बॉल तो ज़रूर देखी होंगी। तो उन बॉल्स में ऐसी कौन सी खासियत है, तो बेटा उन बॉल्स में खासियत ये है कि वो बॉल्स खुद को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देती हैं, लिक्विड स्टेट में जाने के बजाय। यानी कि वो बॉल्स खुद को लिक्विड स्टेट में जाने ही नहीं देती हैं, वो शॉर्टकट लेकर के खुद को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर लेती हैं। और इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है कपूर। आपने अपने घर में कपूर ज़रूर देखा होगा बेटा। आप कपूर को पैकेट से बाहर निकाल के छोड़ दीजिए हवा में, थोड़ी देर के बाद में वो पूरा का पूरा कपूर वेपराइज हो जाएगा। यानी कि ये नेफ्थलीन बॉल्स और कपूर दोनों कुछ खास दिखाते हैं। ये लोग शॉर्टकट लेकर के सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच
सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ये शॉर्टकट ले लेता है, लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? तो पहला एग्जांपल तो है कपूर, जिसको अगर हम हवा में खुला छोड़ दें तो ये खुद को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा एग्जांपल है नैफ्थलीन की बॉल्स, जो कि खुद को डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये दो एग्जांपल आपको सब्लिमेशन के लिए याद रखना चाहिए। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है बेटा? समझ में आया है ना कि जब भी कोई सब्सटेंस खुद को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। ओके बेटा, तो आप यहाँ पे ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं डिपोजिशन के प्रोसेस के ऊपर। चलिए जी, अब सीखते हैं डिपोजिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, डिपोजिशन है सब्लिमेशन का उल्टा। उल्टा माने क्या? यानी कि जब गैस खुद को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर ले, लिक्विड स्टेट में जाए ही ना, वापस है शॉर्टकट, लेकिन अब उल्टी दिशा में। क्या बोला मैं? कि जब गैस खुद को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर ले, लिक्विड में जाए ही नहीं, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन का प्रोसेस। पढ़ लेते हैं इसको। देखो, डिपोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। शॉर्टकट, शॉर्टकट ले लिया रे बाबा। तो देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कपूर कन्वर्ट इनटू गैस एंड इट बिकम कपूर सॉलिड आफ्टर कूलिंग, यानी कि ठंडा होने के बाद में कपूर खुद को वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है बेटा, तो देखो इसका ये एक एग्जांपल है, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। डिपोजिशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा? आपको समझ में आया है ना कि जब कोई भी गैस खुद को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर लेती है, तब उस प्रोसेस को डिपोजिशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यस बेटा, आगे हमारे सामने है एनसीईआरटी का एक डायग्राम, जिसमें हमें दिख रहा है कि कपूर किस तरह से खुद को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर लेता है, लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सब्लिमेशन ऑफ कपूर। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे है आप सबके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको हर एक प्रोसेस का नाम मुझे बताना है। बेटा आपने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो देखिए, प्रोसेस ए में क्या दिख रहा है? प्रोसेस ए में हमको दिख रहा है कि सॉलिड खुद को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेटा, जब कोई सॉलिड खुद को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है बेटा, बी को देखते हैं। बी में हो रहा है इसका उल्टा, यानी कि लिक्विड खुद को सॉलिड में कन्वर्ट कर रही है। तो देखो, इसके दो नाम है। पहला तो नाम है सॉलिडिफिकेशन और दूसरा नाम है फ्रीजिंग। क्या नाम है इसका? फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सी को देखते हैं। सी में क्या हो रहा है? सी में लिक्विड खुद को गैस में कन्वर्ट कर रही है। लिक्विड खुद को गैस में कन्वर्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। और डी में क्या हो रहा है? डी में हो रहा है इसका जस्ट उल्टा, कि जब गैस खुद को लिक्विड में कन्वर्ट करती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। मैंने आपको अभी कंडेंसेशन नहीं समझाया है, तो हो सकता है आपसे अभी ये रह गया होगा। कोई बात नहीं बेटा, आपको मैं ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद में कंडेंसेशन का प्रोसेस समझा देता हूँ। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमको ई में क्या लिखना चाहिए। तो देखो, ई में कुछ ऐसा हो रहा है कि सॉलिड खुद को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहा है। कपूर वाला एग्जाम्पल, नैफ्थलीन वाला एग्जाम्पल, क्या था उस प्रोसेस का नाम? उस प्रोसेस का नाम था सब्लिमेशन का प्रोसेस। तो ई में क्या आएगा? सब्लिमेशन। और एफ को देखो, एफ के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि गैस खुद को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस था? जब हम कपूर के वेपर्स को ठंडा करके वापस से सॉलिड कपूर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या था? डिपोजिशन का प्रोसेस। क्या था ये? डिपोजिशन का प्रोसेस। तो देखो, मैंने ए से लेकर के एफ तक के सारे प्रोसेस के नाम लिख दिए हैं। बीच में कौन सा प्रोसेस बच गया था? डी वाला, कंडेंसेशन बच गया था, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। चलिए, तो आ जाओ बेटा, अब हम कंडेंसेशन के प्रोसेस को फटाफट से समझ लेते हैं। देखो, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी ना कभी अपनी फ्रिज में से एक ठंडे पानी की बोतल को निकाल करके टेबल पर रखा होगा, और फिर आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद में उस बोतल के चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आई है? उस बोतल के अंदर से आई है क्या? नहीं, बोतल के अंदर से तो नहीं आई है। तो आखिर वो बूंदें आई कहाँ से? तो वो पानी की बूंदें आई हैं इन्वायरमेंट में से। इन्वायरमेंट में जो स्टीम प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में जो नमी प्रेजेंट है, वो नमी अपने आप को इकट्ठा करके उस बोतल के चारों तरफ जमा हो जाती है, और इस तरह से उस बोतल के चारों तरफ पानी की बूंदें आ जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, फॉर एग्जांपल, मैंने एक बर्तन के अंदर पानी को रखा और उसको उबालना स्टार्ट कर दिया। तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तब पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक बार 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड पर पहुंच चुका है। अब वो पानी का मॉलिक्यूल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि LHV को ऑब्जर्व कर लेगा। LHV मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और LHV को ऑब्जर्व करने के बाद में वो पानी का मॉलिक्यूल खुद को स्टीम में कन्वर्ट कर लेगा। यानी कि अब पानी किस फॉर्म में प्रेजेंट हो चुका है? स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट हो चुका है, जब उसने LHV को ऑब्जर्व कर लिया है। अब देखो, पानी का मॉलिक्यूल अब स्टीम में बदल करके इस एनवायरनमेंट में घूम रहा है चारों तरफ,
और जब भी हमने पानी की ठंडी बोतल को फ्रिज से बाहर निकाल कर रखा, तब वो पानी का जो मॉलिक्यूल जो स्टीम के फॉर्म में घूम रहा है, वो मॉलिक्यूल LHV को वापस से खुद से रिलीज कर देगा। यानी कि उसने जो LHV को अब्जॉर्ब किया था वो उस LHV को वापस से रिलीज कर देगा और वो खुद को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेगा। तो समझे यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विड ने LHV को अब्जॉर्ब किया, गैस में कन्वर्ट हुआ, और उसने LHV को वापस से छोड़ दिया तो वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और वो लिक्विड में कहाँ कन्वर्ट हुआ, उस ठंडे पानी की बोतल के चारों तरफ सरफेस पर। पहले पानी का मॉलिक्यूल LHV को ऑब्जर्व करके गैस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में वो मॉलिक्यूल LHV को रिलीज करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलते हैं। एक बार देखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए फर्स्ट पॉइंट का लिखा हुआ है, ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वेपराइजेशन का उल्टा प्रोसेस होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस वेपर पार्टिकल रिलीज एनर्जी, कौन सी एनर्जी, LHV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी पुट एन आइस कोल्ड वाटर बॉटल ऑन द टेबल, आफ्टर सम टाइम देर आर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड द बॉटल, बॉटल के चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज वाटर वेपर प्रेजेंट अराउंड द बॉटल, जो वेपर प्रेजेंट है, लॉस एनर्जी, कौन सी एनर्जी, LHV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स, दिस रिलीज एनर्जी। अब देखो, वो जो LHV रिलीज करी उस ड्रॉपलेट ने, वो एनर्जी कहाँ जाएगी। तो देखो, हमको एक और बात पता है ना कि बॉटल के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो थोड़ी देर के बाद में गर्म भी तो होगा ना, तो वो गर्म करने के लिए एनर्जी LHV से उसको मिलेगी। आगे का लिखा हुआ पढ़ो, देखो, दिस रिलीज एनर्जी अब्जॉर्ब बाय बॉटल वाटर एंड दिस हीट एनर्जी इंक्रीज वाटर टेम्परेचर, पानी की बोतल के अंदर जो पानी प्रेजेंट है ना, उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी ये LHV। तो यहाँ पर सब कुछ गोलमाल चलता है। पानी को अगर उबाल दोगे तो वो भाप बन जाएगा, भाप से वो एनर्जी वापस ले लोगे तो वापस से पानी बन जाएगी, उस पानी को अगर जमा दोगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, उस बर्फ़ को वापस से अगर हीट दे दोगे तो वो वापस से पानी बन जाएगा। सब कुछ एकदम गोलमाल की फॉर्म में चलता है। तो कंडेंसेशन क्या है, वेपराइजेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। ठीक है बेटा, अब आपको ये सारे प्रोसेस के बारे में पता चल चुका है, ठीक है ना। देखिए, अब आप इन सारे प्रोसेस को एक बार अच्छे से वापस देख लेंगे। इस क्वेश्चन को आप वापस से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आप एक बार इस कंडेंसेशन की पूरी स्लाइड का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी। आओ बच्चों, अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो का पार्ट 2, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रेशर को चेंज करके किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टेट ऑफ मैटर इज डिफाइंड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर पार्टिकल। अभी बेटा हम काफ़ी समय से इस बारे में बात कर रहे हैं कि पार्टिकल के बीच में जितने डिस्टेंस है उस हिसाब से तय होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस पार्टिकल डिस्टेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी कि हम प्रेशर को चेंज करके उन पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी हुई है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी प्रेशर को लगा करके, एंड बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके लिक्विफाई कर सकते हैं गैसेस को। हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे घर में काम आने वाली LPG गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या है, वो असल में आखिर में गैस है, लेकिन हमारे सिलेंडर्स के अंदर वो लिक्विड की फॉर्म में आती है। तो ऐसा कैसे हुआ होगा, तो उस गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है, और उस गैस का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम होता है बेटा। ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे आई होप। यहाँ पे स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी। आओ बेटा, अब हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और अगला एग्जाम्पल होने वाला है लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में। तो देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम थोड़ी बातें समझते हैं। पहली बात क्या लिखी हुई है बेटा, देखो बेटा, व्हेन CO2 इज केप्ट अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर देन लिक्विड CO2 कैन कन्वर्ट इनटू सॉलिड CO2। नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा, व्हेन इट्स प्रेशर कम टू 1 एटमॉस्फेयर इट अगेन कन्वर्ट इनटू गैस, यानी कि पहले हमने उस CO2 को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके, लगभग 3 to 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा करके उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया है। लेकिन अगर हम उसका प्रेशर कम कर देंगे, हम उसको वापस से 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर ले आएंगे, तो वो सॉलिड CO2 वापस से खुद को गैस में कन्वर्ट कर लेगी। सॉलिड CO2 इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। हम सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं बेटा, आपने कई बार नाम सुना होगा ड्राई आइस का, तो वो असल में सॉलिड CO2 ही होती है। और देखो यहाँ पे मैंने उसकी इमेज पे दिखा रखी है, ये इमेज है सॉलिड CO2 की। तो बेटा बस सॉलिड CO2 के लिए इतना ही था, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे मूव करते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी। अगला हमारा एग्जाम्पल है वो है लिक्विड नाइट्रोजन।
बेटा इसके लिए भी सेम बात है। कैसे बनती है लिक्विड नाइट्रोजन? जब हम नाइट्रोजन गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दें और नाइट्रोजन गैस को बहुत ठंडा कर दें, तब वो गैसियस नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? आपको इसे याद करना चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। बेटा आपको यहाँ पे उसकी इमेज दिख रही है, आप इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी आगे आप लोगों के लिए है एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ये जो इमेज है बेटा एनसीईआरटी की इमेज है और आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बेटा आपने कर लिया सॉल्व? आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द अबव डायग्राम शो, यानी कि डायग्राम क्या बताता है हमको? पहला ऑप्शन, चेंज इन स्टेट ड्यू टू प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज होने की वजह से स्टेट में चेंज होना। तो देखो इस इमेज में हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक पिस्टन लगी हुई है जो कि इस कंटेनर के अंदर अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उस सब्सटेंस को दबा रही है। तो जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट ड्यू टू प्रेशर चेंज, हाँ ये बात इस इमेज के लिए बिल्कुल सही है। ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है एंड हाउ मैटर चेंज स्टेट ड्यू टू प्रेशर, उस वाले सेक्शन में ये इमेज बनी हुई है ना। बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, चेंज इन स्टेट ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, नहीं बेटा ये इमेज टेम्परेचर चेंज को शो नहीं कर रही है। सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, चेंज इन स्टेट ड्यू टू स्पेस बिटवीन पार्टिकल चेंज, यानी पार्टिकल के बीच का स्पेस चेंज हो रहा है। क्या इस वजह से इस इमेज के अंदर स्टेट चेंज हो रही है? तो यस बेटा, पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज होने की वजह से यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। तो क्या हमारा सही आंसर जाएगा? बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। तो हमारा लास्ट आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बेटा आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी बेटा आगे हमारे सामने आ चुके हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें यहाँ पर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो बेटा आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे, एकदम फटाफट से आप इन दोनों केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दीजिए। बेटा आपने सॉल्व कर लिया? आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 300 केल्विन। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल फार्मूला हम उसे याद करेंगे। क्या था हमारा प्रिंसिपल फार्मूला? क्या था? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। अब देखो हमें निकालना है सेल्सियस, तो हम इस 273 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा बेटा। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना। अब देखो अब हम इस के की जगह पर ये 300 लिख देंगे, तो 300 माइनस 273 कितना आंसर आएगा बेटा? लास्ट आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्या आया? 27 डिग्री सेल्सियस, ये पहले का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 573 केल्विन। तो देखो वापस से वही प्रिंसिपल फार्मूला। क्या था प्रिंसिपल फार्मूला? आप याद करो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। अब देखो 273 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब के की जगह रख देंगे 573, तो 573 माइनस 273 कितना आंसर आएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। क्या आया लास्ट आंसर? 300 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही बेटा आसान क्वेश्चन थे, है ना। सॉल्व कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि इन दिए हुए टेम्परेचर पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। और आप मुझे एक बात बताओ, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? बताओ, चलो मुझे बताओ, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मन में बोलो। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर खुद को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर लेता है। तो देखो 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर पक्का गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट होगा, वेपर फेज में ही प्रेजेंट होगा। और सेकंड क्या लिखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर आप लोगों को स्केल याद करो, बॉइलिंग पॉइंट में मैंने जो स्केल बनाया था उस स्केल को याद करो। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड और गैस दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या गया, वेपर स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट, और दूसरा क्या गया, कैन बी लिक्विड स्टेट एंड कैन बी वेपर स्टेट। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि उसने LHV यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब किया है या नहीं किया है। अगर उसने LHV को ऑब्जर्व नहीं किया है तब वो लिक्विड स्टेट में है, और अगर उसने LHV को ऑब्जर्व कर लिया है तो वो गैस स्टेट में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो इसको दोनों का आंसर में मिल चुका है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी देखो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, कर लिया बेटा आपने सॉल्व? चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। देखो बेटा वापस से वही फेमस क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। तो एक सिंपल सी बात एक लाइन में बोलना चाहूँ तो हम जो हीट देते हैं ना वो फेज को चेंज करने में खर्च हो जाती है। क्या आंसर क्या है, हम जो द हीट गिवन बाय अस इज स्पेंड इन द चेंजिंग फेज ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आओ, when any substance change its state
इट्स टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज एट दैट टाइम हीट इज स्पेंड इन चेंजिंग स्टेट। हीट जो एनर्जी है वो स्टेट को चेंज करने में स्पेंड हो जाती है। आगे का लिखा है देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस कन्वर्ट इनटू वाटर दिस प्रोसेस अकर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा है? 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में बताओ कितना होगा? 273 कैल्विन। एंड आइस एब्जॉर्व लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LHF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एक और एग्जांपल देखो, सेम एज व्हेन वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम, लिक्विड से गैस बनना, दिस प्रोसेस अकर एट 100 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में होगा 373 कैल्विन। एंड वाटर अब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LHV, एंड कन्वर्ट इनटू स्टीम। ठीक है बेटा, देखो वापस से वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है ना, हमें एक बार वापस से पढ़ने को मिल गया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो बेटा आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी। देखो बेटा हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है? सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। लिक्विफाई करना है एटमॉस्फेरिक गैसेस को। तो देखो मैंने जो अभी जो लाल रंग की पट्टी में जो लाइन लिखी हुई थी ना, इंपॉर्टेंट लाइन, उस वही इसका आंसर है। बेटा मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखना भूल गया हूँ, शायद आप लोग अपनी कॉपी में एक बार इसका आंसर लिख लो। आंसर मैं बोल रहा हूँ, देखो, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। क्या बोला मैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाई। वापस से बोलता हूँ एक बार, बाय इंक्रीज इन प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। यानी कि इस तरह से हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने आंसर लिख लिया ना। चलिए अब हम आगे मूव कर जाते हैं। और देखो आगे आ चुका है मेरा वाला क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ पॉज करो। आज की इस पूरी वीडियो का सार है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे कंपलसरी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेटा आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ना, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, आपने अटेम्प्ट किया ना। आओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। व्हेन आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये ऑब्जर्व करता है या फिर रिलीज करता है? कौन सी एनर्जी को? ये पहली बात तो ऑब्जर्व करता है फिर रिलीज करता है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा फिर रिलीज करना पड़ेगा। तो एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पहला आंसर क्या गया? ऑब्जर्व पर टिक कर देना बेटा। ठीक है, और उसके बाद आपको एनर्जी का नाम लिखना है। तो एनर्जी कौन सी थी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक्स में क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बेटा, एक्स में आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो मैं लिख देता हूँ, एक्स में आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बेटा, और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो नाउ इफ़ वी गिव मोर हीट, यानी कि अब अगर हम उसको और हीट दें, इनटू इट, इट अब्जॉर्ब, तब वो हीट को ऑब्जर्व करेगी। कौन सी हीट को ऑब्जर्व करेगी बताओ? लिक्विड कौन सी हीट को ऑब्जर्व करता है? बोलो। लिक्विड ऑब्जर्व करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। तो वाई में क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड कन्वर्ट इनटू जेड। तो बताओ लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जेड में क्या आएगा? गैस आएगा। ठीक है, गैस या फिर उसको बोल सकते हैं वेपर फेज। तो यहाँ वाई में क्या आया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जेड में क्या आया? गैसीय स्टेट या फिर वेपर फेज। देखो मैंने लिख दिया है। देखो बेटा आगे मैंने क्या लिखा है? देखो आगे जो क्वेश्चन लिखा है ना बेटा, वो क्वेश्चन मैंने हमारे पिछले वाले क्वेश्चन को रीचेक करने के लिए लिखा है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। देखो नाउ इफ दिस जेड, यहाँ जेड क्या था? वेपर फेज था। नाउ इफ दिस वेपर फेज कूल डाउन इट रिलीज या ऑब्जॉर्व। चलो आप बताओ, अगर कोई भी वेपर फेज कूल होगी तो वो रिलीज करेगी या ऑब्जॉर्व करेगी? रिलीज करेगी। तो देखो यहाँ पे लिख दो रिलीज, रिलीज पर टिक कर दो। इट रिलीज वाई क्या था? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LHV, एंड देन अगेन कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि देखो बेटा यहाँ पे मैंने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और फिर गैस से वापस लिक्विड बनने के पूरे प्रोसेस को मल्टीपल फॉर्म में शो करा हुआ था। ठीक है, तो देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप सबने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को आज के दिन में वापस से 2 बार सॉल्व करोगे। आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो आप आने वाले 24 घंटे के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को 2 बार वापस से सॉल्व करोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए जी। तो आ जाओ बेटा, आज की इस पूरी लेक्चर का हम लोग शॉर्ट नोट देख लेते हैं। मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट भी बना दिया है बेटा। देखो पहला पॉइंट क्या था हमारा? वाई मैटर चेंज स्टेट। मैंने मेटल लिख दिया ना बेटा, इसको चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे मैटर आएगा। ठीक है, वाई मैटर चेंज स्टेट। तो इसमें देखो आंसर क्या जाएगा? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल चेंज, क्योंकि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉलिड टू लिक्विड चेंज। बेटा वो 5 स्टेप। ठीक है, वापस याद करें। देखो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, स्पीड इंक्रीजेस, हीट ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल एस्केप फ्रॉम द मैटर, एंड द लिक्विड स्टेट अचीव। देखो बेटा 5 पॉइंट लिख दिया मैंने। ठीक है, शॉर्ट नोट है ना ये। पॉइंट नंबर 3 मेल्टिंग पॉइंट क्या था बेटा? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट था जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके बेटा, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए देखिए। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
क्या था बेटा LHF, एक बार अपने मन में याद कर लो। ओके, अगला पॉइंट क्या था हमारा, बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, क्यों था बेटा वो एक बार देख लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट में, मैंने ये शॉर्ट नोट लगाए हुए हैं। बेटा फिफ्थ पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, इसको एक बार आप वापस से देख लेना, एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको आप एक बार वापस से देख लेना। ओके, सिक्स पॉइंट क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LHV, इसे आप बेटा वापस एक बार याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या थी, कैसे बन रही थी, इसका जो मैप था बेटा वो मैंने आपको बता दिया था। ओके ना। सेवन पॉइंट क्या था, ऑल प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस, फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, सारे प्रोसेस बेटा मैंने आपको बता दिए है ना। और देखो लास्ट पॉइंट, चेंज इन स्टेट ड्यू टू प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज की वजह से स्टेट में चेंज होना। इसमें क्या क्या बताया था मैंने आपको, ड्राई आइस और लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है बेटा। तो बेटा फाइनली यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है बेटा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुना। बेटा अगर आपको वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। ओके बेटा, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।